दोस्तों जो है हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं कुछ शायराना अंदाज में। तो शायरी कुछ यूं है। तू गई तो ऐसा लगा कि सब कुछ गया। तू गई तो ऐसा लगा कि सब कुछ गया। तुझे देख लेता हूँ कहीं तो लगता है सब कुछ नया। तुझे देख लेता हूँ कहीं तो लगता है सब कुछ नया। तेरा यूं आवाज बदलकर मुझे लुभाना। तेरा यूं आवाज बदलकर मुझे लुभाना। भगवान से दुआ करूंगा कि तू मेरी जिंदगी में दोबारा आना। आई होप जो है आपको ये अच्छी लगी होगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो शायरी जो है हम लोग कर चुके हैं और हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर, अब चूंकि हम लोग सेक्शन बी की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है सैंपल पेपर लगातार डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर होती है, न्यूक्लियर जो है फ्यूजन अगर रिएक्शन हो रही है ना, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो इन दैट केस क्या होता है कि वो रेडियो एक्टिव डीके का पार्ट होता है। अल्फा बीटा गामा इस तरीके से वो एक्चुअल फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन खैर हम लोग को ये पता चलता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके होती है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। अगर नहीं भी दे रखा है तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है। आगे लिखा है द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट। दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमारे पास, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। और चूंकि जो इनिशियल जो उनकी अमाउंट है वो 1 ग्राम दे रखा है ना, 1 ग्राम दे रखा है। और हमसे पूछा कि व्हाट विल द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर 2 डेज, यानी 2 दिन बाद उनको बताना है कि एक्स और वाई का जो है अमाउंट कितना बचेगा, मतलब उनके अमाउंट्स का रेशियो कितना बचेगा। शुरुआत में 1 ग्राम दे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर बात करें, लेकिन जो है 2 दिन बाद जो है अगर बात करें तो हमको जो है क्या बोलते हैं एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इनकी हाफ लाइफ दे रखी है। हाफ लाइफ जो है पहले एक्स वाले की दे रखी है आपको 12 घंटे और इसकी दे रखी 16 घंटे। इसको हम लोग जो है बिल्कुल नॉर्मल वे में कर लें, बहुत आसानी से करते कैसे, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब समझाते हैं। हाफ लाइफ इसकी कितनी दे रखी है, एक्स वाले की 12 घंटे दे रखी और वाई वाले की दे रखी 16 घंटे। ठीक है, समझ आ गया। अब हमको बताना है कि भैया होगा क्या कि हमको बताओ कि 2 दिन बाद क्या होगा। देखो 12 घंटे उसकी हाफ लाइफ है एक्स वाले की, तो 12 घंटे एक्चुअल में 2 दिन में है ना। 2 दिन में कितनी हाफ लाइफ, देखिए 2 दिन मतलब होता है 48 घंटे, ठीक। सिंपल सी बात, 2 दिन का मतलब 48 घंटे होता है। तो एक्स वाले के लिए कितनी हाफ लाइफ होगी, पहले देखिए इसके लिए हाफ लाइफ 12 है, तो ऐसे टोटल कितनी हाफ लाइफ हो सकती हैं, तो 12 चौका 48। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि 48 घंटे हमारे पास टोटल है, लेकिन उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ जो रखी है वो हमको 12 घंटे दे रखी है। तो ऐसे टोटल कितनी हाफ लाइफ होंगी, अरे 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, ऐसे 12 12 12 करके 4 बार 12 जोड़ेंगे तो 12 चौका 48 हो जाएगा। सिंपल सी बात बताना चाह रहे हैं कि इसके लिए कितनी हाफ लाइफ होंगी, 4 हाफ लाइफ होंगी, ठीक। अब इसके हिसाब से बात कर लेते हैं। भाई 2 दिन दोनों के लिए सेम है ना, दिन तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन टाइम जो है अलग है। इसके लिए जो हाफ लाइफ दे रखी है उनको 16 घंटे दे रखी है। अगर 16 घंटे हाफ लाइफ दे रखी है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है ना यार, इसके लिए 3 हाफ लाइफ होंगी। समझ आ रहा है भैया, 16 से 48 सिंपल सी बात है, यानी 3 हाफ लाइफ। अब समझना जरा ध्यान से, मान लीजिए कि हमारे पास दोनों के लिए जो दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है वो 1 ग्राम दे रखा है, तो पहले शुरुआत में 1 ग्राम था। अच्छा फर्स्ट हाफ लाइफ क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करके आधी हो जाती है ना। हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है 0.6932 अपॉन किया ना, तो ये हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करके या रिड्यूस होके आधी हो जाती है। तो 1 से क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। अब सेकंड में क्या होगा, चूंकि 4 हाफ लाइफ के बारे में बात करना है, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, और आधा हो जाएगा। तो आधा आधा यानी 1/4। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे चलता है 1/2 पर n चलता है। मतलब पहले तो n बराबर 0, जब 0 हाफ लाइफ थी, 1 में हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 रखें तो 1/2 का स्क्वायर, 3 रखें तो 1/2 का 3 हो जाएगा ना, इस तरीके से। थर्ड हाफ लाइफ की अगर बात करेंगे तो 1/4 है, अब 1/2 3 रखो यहाँ पे, तो 1/2 का 3 करेंगे, पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, है ना। आर बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही। अब जब फोर्थ हाफ लाइफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1/60। इसका मतलब ये है कि भैया ये इसका जो अमाउंट 1 से कितना हो जाएगा, इतना रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इसको हम 80 बोल सकते हैं ना, ये 80 है। 80 जो इसका कितना हो जाएगा 1/16, किसके लिए, x के लिए। अब y के लिए देखो, तो y के लिए क्या होगा, y के लिए हमारे पास 3 हाफ लाइफ है, यानी कहां तक जाएगा, 1/8 तक जाएगा। यानी कि इसके लिए जो 80 की वैल्यू होने वाली y के लिए वो कितनी होने वाली है, 1/8 होने वाली है, ये y के लिए। अब वो x और y का रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकालना बहुत आसान है।
1/16 अपॉन 1/8 करेंगे, 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 8 से 16 कट जाएगा, इन सिंपल सी बात है 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा देखने में टिपिकल लग रहा था लेकिन इतना है नहीं। अगर आप बेसिक पकड़ लें चीजों को कि हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट लगाते हैं किस तरीके से। हाफ लाइफ होता क्या है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है जब वो रिड्यूस होकर आधा हो जाता है, और इस तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको रफ किया जाएगा और इसको रफ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है, फॉर्मूला आप लोग याद रखना होगा ना कि जो है हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला और बता रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास k = 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो है फॉर्मूला होता है, जो कि पता होना चाहिए बेहतर तरीके से। k = 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था हाइपोथेटिकल रिएक्शन। देखिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक इमेजिनरी रिएक्शन। देखिए दुनिया में हर चीज इमेजिन पे ही चल रही है, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब इमेजिन करके चले गए। आजकल जितना भी सोशल मीडिया में हो रहा है वो भी सब इमेजिनेशन पे चल रहा है। रियल और रियल लाइफ है ना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। रियल लाइफ, रियल में बहुत कुछ कम होता है ना, जितना होता है सब रियल में ही होता है। तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन एक इमेजिनरी रिएक्शन है और वो इस तरीके से हमको दे रखी है जहाँ पे P और Q जो है हमारे पास रिएक्टेंट है, R जो हमारे पास प्रोडक्ट है। कहना क्या चाहता है, तो कहना ये कुछ यूं चाहता है कि भैया हाफ ऑर्डर जो है दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू P। देखिए एक्चुअली इसके लिए हम एक चीज लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है R = लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान समझिए K। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका होता है रेट ऑफ रिएक्शन जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू K। K इज द वेलोसिटी कांस्टेंट या इसको रेट कांस्टेंट भी कहा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ P है ना, अब P पावर दो, P के रिस्पेक्ट कितना देगा, हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P। तो हाफ ऑर्डर दे रखा है मतलब P पावर कितना हो जाएगा 1/2। आगे बढ़िए जरा क्या लिखा है, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Q, यानी Q के रिस्पेक्ट कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। देखिए बचपन से सिखाया जा रहा है कि किसी की पावर 0 जो होता है क्या होता है 1 होता है। जैसे बस बचपन से सिखाया जाता तो गलत तो होगा नहीं। तो R = क्या हो जाएगा, K × P पावर हाफ हो जाएगा। अब हमको बताना क्या है, हमको सिंपल से बताना है कि बताओ हमको रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि इसमें ये बोला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की एक यूनिट तो हमने पिछली वीडियो में बताया था। अच्छा केमिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन काफी आते हैं है ना, 7 नंबर का वेटेज है तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसका फार्मूला हमने बताया था मोल अपॉन लीटर की पावर 1 - n और जो है टाइम इनवर्स, ये यूनिट होती है ना, पर्टिकुलर वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट होती है। तो हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें यही सिखाया था ना, जब हमने YouTube स्टार्ट किया था तो उसमें हम यही बताया था कि आखिर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो उसका फार्मूला सिंपल होता है मोल अपॉन लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स, जहां पे n जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए ऑर्डर है क्या, ओवरऑल अगर ऑर्डर की बात करें तो हाफ है, यानी मोल अपॉन लीटर पावर 1 - 1/2 और यहां से टाइम इनवर्स हो जाएगा। 1 - 1/2 को सॉल्व कर लेंगे, मोल अपॉन लीटर की पावर हाफ टाइम इनवर्स। ठीक है, मैच करा लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब यही है कि मोल की पावर हाफ हो जाएगा और लीटर की पावर जो है माइनस। अगर आपको दिख ना रहा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली ये मोल की पावर हाफ है ना, लीटर की पावर माइनस हाफ और टाइम की पावर टाइम इनवर्स ही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ सेक्शन डी में। अब क्वेश्चन 18 बोल रहा है कि एक 5% सॉल्यूशन दे रखा है Na2SO4.NH2। एक्चुअल में Na2SO4 जो होता है वो हमारे पास सोडियम सल्फेट होता है और वाटर के साथ दे रखा है। और अच्छी बात है कि इसका मोलर मास भी हमको दे रखा है 322। ध्यान रखने वाली बात है कि जो मोलर मास होता है उसका जो यूनिट होती है वो ग्राम पर मोल होती है। और ये आइसोटोनिक है जो है 2% एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्ड। इस वर्ड का मतलब होता है कि आइसोटोनिक का मतलब होता है कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक मान लीजिए सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है, और अगर वो दोनों आपस में आइसोटोनिक है इनका मतलब ये कि उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है ना। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो इज द पार्ट्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ाया जाएगा डिटेल में, सॉल्यूशन का पार्ट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी जो है हमारे पास होमोजेनियस सॉल्यूशन है और अगर वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में अगर जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिपेंड ना करे ना, नेचर बेसिकली जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिपेंड करता है, सॉरी नेचर ऑफ सोल्यूट डिपेंड ना करे, तो वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, जिसको हम लोग सबसे पहले RLVP होता है ना। RLVP मतलब होता है रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर। एक होता है हमारा जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
और एक हमारे पास लास्ट में होता है जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन वीडियो जो है सॉल्यूशन पर वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होता है, जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, है ना, जो आयंस कैरी करेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक होगा। लेकिन हमारे पास दूसरा जो सॉल्यूशन है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बोला कि दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। तो पाई 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पाई हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पाई 1 पाई 2 इक्वल होगा। मान लीजिए सॉल्यूशन ए के लिए है और ये सॉल्यूशन बी के लिए है। लेकिन जो सॉल्यूशन ए है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जबकि सॉल्यूशन बी की अगर बात करें तो हमारे पास वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्वांटम फैक्टर मैटर करता है। देखिए क्वांटम फैक्टर जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसमें कि जो क्वांटम फैक्टर होता है वो एक्चुअली थ्योरेटिकल मोलर मास होता है अपॉन में ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है ना, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इसके बाद जो है यही आई है ना, ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड का बता दे रहे हैं। थ्योरेटिकल मोलर मास का मतलब होता है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, जो भी हम लोग को डेटा दिया जाता है उसके हिसाब से अगर हम लोग कोई चीज कैलकुलेट करें तो दैट इज द थ्योरेटिकल मोलर मास। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास की अगर बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल, हाँ, जो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, भैया हम लोग नहीं करते लेकिन साइंटिस्ट तो करेंगे ना यार। तो वो जो हमारे पास मोलर मास होता है ना उसको हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेटेड है और ये क्या हमारे पास नीचे वाला जो है एक्सपेरिमेंटल है। इसके अलावा जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा चलता है, जो मोलर मास होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मोलर मास यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल ना, सॉरी थ्योरेटिकल नहीं, ऑब्जर्व्ड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस नहीं है, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जबकि अगर नीचे बात करें तो क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चीजें ध्यान रखिए। एक और आई का फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ थोड़ा कोने में लिख रहा हूँ। देखिए सब कुछ पता होना चाहिए ना, धीरे धीरे हम लोग इस को जो सैंपल पेपर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा हम लोग सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, आई जो है एक फॉर्मूला और होता है। देखिए नंबर ऑफ जो है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। राइटिंग थोड़ी गंदी है मेरी, आई नो, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, धीरे धीरे सुधार देंगे। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, जबकि नीचे जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। दो केस होते हैं, एक एसोसिएशन होता है और एक क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ये सब बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल भी हम लोग क्वांटम फैक्टर के बारे में थोड़ा सा जो है नॉलेज ले चुके हैं। अब हम लोग वापस अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बेसिकली रफ कर रहे हैं। देखिए तो अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए पहला सॉल्यूशन जो ए है इसमें हमारे पास ये क्वांटम फैक्टर आएगा, क्योंकि क्यों क्वांटम फैक्टर केवल उसी में आता है जिसमें क्या होता है, आयंस होते हैं ना, क्योंकि इसमें 3 आयन होंगे। देखिए क्वांटम फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं कैसे, Na2 है, इसको ब्रेक करेंगे, है ना, ट्वाइस Na+ और SO4 -2। देखिए बताने वाले ध्यान समझिएगा। देखिए शुरुआत में इसके 1 मोल थे, क्वांटम फैक्टर कैसे निकालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाले हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इसकी शुरुआत में अगर 2 टाइम होता है हमेशा, एक टाइम t = 0 होता है और एक टाइम t = t होता है। शुरुआत में इसके 1 मोल है ना, स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है, क्योंकि बना नहीं होता तो 0 होता है ना, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट है नहीं, हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट नहीं है, तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारे पास ये 0 होगा। लेकिन अगर टाइम जैसे से बीतेगा, समय बीत रहा है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट जो है हमारे पास कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो अभी होगा क्या कि ये तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन इसके तो मोल 2 है ना और इसके कितने हैं, 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्वांटम फैक्टर देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, मुझे लिखा है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन तो यही है ना यार, डिसोसिएट जब पूरा हो जाएगा तो जोड़ डालो सबको, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ो 3 आएगा, तो 3 ऊपर हो गया अपॉन, फिर देखो क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन जोड़ डालो सबको, 1 में 0 0 जोड़ो तो 1 ही आएगा, यानी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यानी कि आई इनटू में, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CRT, और सबका मतलब समझते हैं ये CRT है क्या। C जो है वो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग मोलरिटी लेंगे, R जो है हमारे पास गैस कांस्टेंट है और T हमारे पास टेम्परेचर है। हालांकि टेम्परेचर और R कैंसिल होने वाला है, समझने वाली बात है कि I × CRT बराबर होने वाला है, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा। अच्छा ये जो π2 जो लिखा है, जो दूसरा वाला हमारा पास सॉल्यूशन है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, जिसमें I नहीं आएगा, तो ये सिंपल सी CRT हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको C1 बोल लो, इसको C2 बोल लो, RT कैंसिल हो जाएगा, तो I C1 = क्या हो जाएगा, C2, ठीक। अब सॉल्व करते हैं, देखिए I की वैल्यू कितनी है, 3 है, कर दिया। C1 मतलब पहले वाले का, तो वेट बाय मोलर मास होता है, तो वेट हमारे पास पता है, बिल्कुल पता है, 2% है, तो 2% मतलब यहाँ पे 2 रख देंगे हम लोग, ठीक है। 2% मतलब टोटल सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास सॉल्यूट 2 ग्राम होगा।
ऐसा होता है ना। एक्चुअली में कभी परसेंटेज दिया जाता है ना तो हम उसको पूरे सोल्यूशन का मास 100 ग्राम लेट कर लेते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, 2 बटे अच्छा मोलर मास कितना है, मोलर मास हमको दे रखा है 322 इक्वल टू C2। C2 क्या होगा, अब देखिए C2 होगा तो वेट बाय मोलर मास, क्योंकि इसमें वाटर फैक्टर है नहीं। तो वेट हमको पता है, वेट हमको पता बिल्कुल पता है, बोला ना उसने, काम दे रहा हूँ। एक मिनट सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, ये हमारे पास 5% दे रखा है, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 2 होगा ना, तो गलती हो गई। यहाँ पे C1 जो है वो हमारे पास सोल्यूशन A यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे होगा, जबकि 2% जो दे रखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का दे रखा है, यानी 2 यहाँ पे होगा। अपॉन हमको इसका मोलर मास निकालना है, ये हम लोग कैलकुलेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और ये कुछ 46.9 ग्राम आई थिंक आता है, इसको आप कैलकुलेट अब इस तरीके से होता है। देखिए भाई बेंजीन बनाना आता है, और फ्लोरोबेंजीन की बात करें इसमें जाहिर सी बात है कि हमारे पास Cl लगाना पड़ेगा बेंजीन से ना, यानी कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं बेसिकली। और यहाँ पे हमसे बोला है कि आर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हमारे पास दे रखे हैं, और उसमें हमको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट एज इट इज रट लेना होगा, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपल सी बात है, समझिए कि किसी के रिस्पेक्ट में आर्थो मेटा पैरा पहचानते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास ये फ्लोरोबेंजीन है, और इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये वाली पोजीशन जो होगी आर्थो होगी, ये वाली मेटा होगी, ये वाली पैरा हो गया। किसी के रिस्पेक्ट में आर्थो मेटा पैरा होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा मेटा हो जाएगा और ये लास्ट पैरा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक चीज ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होता है, जो बगल लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी मतलब जो है जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, उसको कितना बॉयल करना पड़ेगा दैट पर्टिकुलर जो है पॉइंट पे। इस बॉइलिंग पॉइंट में लोगों को जो है डाउट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, बोल सकते हैं कि व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर, है ना। उस केस में वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल की एथिल अल्कोहल की बात करें तो 76 जो है होता है डिग्री सेल्सियस, सबका अपना अलग अलग है। वापस आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर को याद रखना है। आर्थो पैरा मेटा याद करने का तरीका बता रहा, उससे प्यार मत करना, प्यार यार शब्दों का पढ़ना पड़ेगा ना। तो बेसिकली क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्थो पहले आता है, देन पैरा आता है, देन मेटा आता है। आर्थो ये हमारे पास, इसके पीछे का रीजन मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि आर्थो वाला इसलिए आता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा खेल होता है, डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आर्थो पोजीशन पे है तो एंगल जो है कम है, जितना एंगल कम होता है एक्चुअली में आर्थो जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको नेट म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 म्यू cos θ/2 होता है। और वैसे अगर बात करते हैं इन दोनों की जो एंगल 60 डिग्री है, और जैसे ही 60 रखेंगे तो cos 60/2 यानी कि 30 हो जाएगा, cos 30 √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 म्यू आएगा। दैट्स वाई जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर जो है वो √3 होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 होगा। आप तो समझ सकते हैं अगर 120 है ना, इन दोनों बीच में एंगल कितना होगा 120। लेट सपोज आपने 120 रखा तो 120 अपॉन टू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और cos 60 वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी म्यू आएगा। इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है √3 म्यू आ रहा है, इसका जो है डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है, इसका म्यू आ रहा है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 आएगा, है ना। इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा 0 आएगा, तो सबसे ज़्यादा आर्थो का हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था इससे, लेकिन नहीं होता ऐसा, ये समझने वाली बात है। पैरा का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेटा, है ना। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। मेटा की अगर बात करें तो मेटा में क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जितनी सिमेट्रिसिटी होगी हमारे कंपाउंड में उसी हिसाब से। पैरा में बहुत अच्छी सिमेट्रिसिटी होती है, दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, देन आर्थो और देन मेटा, है ना। प्यार उससे मत करना या उससे प्यार मत करना, कुल मिलाकर रटने से मतलब है, क्योंकि कुछ चीज़ें एज इट इज रटनी पड़ती हैं। वो हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया कि आर्थो हैज अ स्ट्रॉन्गर डाइपोल इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू मेटा। आर्थो का जो है ना, ये हमारे पास आर्थो है और ये हमारा मेटा है। आर्थो मेटा में अगर बात करें तो आर्थो का जो है ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू मेटा, सिंपल सी बात है डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से, जो कि आपने बताया म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की जो है बी पार्ट की तरफ बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा है। बी पार्ट लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशंस एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। मतलब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो हेलोएरिन्स में क्या हो जाता है, बहुत ही धीमे होता है, बहुत ही स्लोली होता है, और रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। मोर ड्रास्टिक मतलब ये है कि अगर तुम जबरदस्ती ये करवा ही रहे हो फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये सारी चीज़, इसको बोलते हैं मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। मतलब बेंजीन की रिस्पेक्ट में, मतलब सिंपल सी बात समझिए कि बेंजीन का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो वो आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर वहीं पे हम जो है क्या बोलते हैं हेलोएरिन है हमारे पास। हेलोएरिन क्या होता है जरा एक बार देखिए फटाक से, तो हेलोएरिन हमारे पास होता है इस तरीके से, बेंजीन के ऊपर अगर हमने जो है हेलोजन ग्रुप लगा दिया, ये हमारा हेलोएरिन है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो ये आसानी से नहीं होता है। बस कुल मिला के इसका रीजन जानना चाहता है, सिंपल समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझेंगे।
फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा तभी जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। समझने वाली बात है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक आए और उसकी जगह दूसरा जाए। लेट अस सपोज कि दो लोग कुर्सी में थे और एक बंदा जो है अपनी पोजीशन को हटाता है, मतलब अपनी पोजीशन से हटता है, उसकी जगह कोई दूसरा बंदा आ जाता है, ये जो है सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, प्रतिस्थापन बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब का ये होगा कि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहीं पे होगा। यानी हमारा मेन मोटो ये है कि भैया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास प्लस आर ग्रुप और प्लस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा लगता है, प्लस आर मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट और आई इफेक्ट जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो माइनस आई शो करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे कि अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें, एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया ना, इन सब की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ पे होता क्या है ध्यान समझिए, एक्चुअल में ये जो हेलो एरियन है हमारे पास ये प्लस आर शो करता है और माइनस आई शो करता है। ध्यान समझिएगा, प्लस आर मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जो है डोनेट कर रहा है, माइनस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब ध्यान समझिए, अगर ये हेलोजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो माइनस आई इफेक्ट इसका जो होता है वो प्लस आर से डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग का मतलब ये होता है कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस आर, यानी कि कहने का मतलब ये खींच ज्यादा लेता है, डोनेट कम करता है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात, उसने इलेक्ट्रॉन खींच ली, इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कैसे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ना तो जाके जो है इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के चांसेस होते हैं। अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास माइनस आई डोमिनेट कर गया एज कम्पेयर टू प्लस आर। तो ये इसका रीजन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द हैलोजन एटम बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आई इफेक्ट हैज सम टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन रिंग से क्या होता है, अगर कोई माइनस आई इफेक्ट, जो कि आप लोग पता है कि मतलब जो हेलोजन ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो रिंग है ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। डीएक्टिवेट मतलब होता है कि जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, द रिंग गेट्स डीएक्टिवेटेड। यही सब आपको लिखना होता है बेसिकली एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें, एंड हेंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरियंस, इसीलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है हेलो एरियंस की अगर बात करें वो धीरे धीरे होती है और रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू बेंजीन। और अगर वाकई इनको बहुत अच्छा अगर कराना है तो फिर सिंपल सी बात ही करो, टेम्परेचर दो, वो सारी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और 20 में भी दो पार्ट है, ए और बी। तो जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ पैरा टोलुएल्डिहाइड, टोलुएल्डिहाइड का मतलब क्या, देखिए टोलुएल्डिहाइड का मतलब टॉलुइन तो होगा ही है ना, और मतलब बेसिकली CH3 लगाना पड़ेगा और एल्डिहाइड होता है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मैं CHO कर दे रहा हूँ और यहाँ पे CH3 है ना, ये तुम्हारा जो है पैरा टोलुएल्डिहाइड है। पैरा टोलुएल्डिहाइड का मतलब पैरा पोजीशन पे टॉलुइन यानी कि CH3 ग्रुप लगाना होगा, एल्डिहाइड CHO ऊपर लगाना। इस तरीके हमारे पास जो है पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड, ठीक है। पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड क्या होगा, देखिए पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड हम यहाँ बना रहे हैं, ये हमारे पास पैरा नाइट्रो जो है बेंजोल्डिहाइड में लगा है, यहाँ पे बेंजोल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप हो जाएगा और पैरा नाइट्रो मतलब यहाँ पे NO2 हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको, ये मतलब इस बेंजीन के ऊपर टॉप पे CHO लगा दिया और बिल्कुल पैर पे ना, P मतलब पैरा, P मतलब पैर, ऐसे याद कर लीजिए, NO2 ग्रुप लगा। हमसे जानना चाह रहा है कि विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात ध्यान से समझिए कि ये वाली जो रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, पिछले क्वेश्चन में लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक के बारे में जाना, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन, यानी कि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होने वाला है होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे हमारे पास प्लस, यानी कि हमारे पास प्लस ग्रुप हो, मतलब बोल सकते हैं सॉरी, जहाँ पे प्लस जो है चार्ज होगा, जहाँ पे डेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज की होगी, वही पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने वाला है। ये तभी हो सकता है कि हमारे पास कोई माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर ग्रुप जो है हो, क्योंकि माइनस आई और माइनस आर होगा ना तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब वहाँ हम लोग वो चाहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम हो, जितनी कम होगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कब होगा, ये तभी होगा जब हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, जितने बल्कि ग्रुप कम से कम होंगे, उस वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक अगर आपको देखना है तो ये चेक कर लीजिए माइनस आई माइनस आर ग्रुप लगा, और जब इलेक्ट्रोफिलिक की बात हो रही है तो ये चेक कर लीजिए कि जो है प्लस आई और प्लस आर ग्रुप लगा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यही लिखा हुआ है कि पैरा नाइट्रोबेंजोल्डिहाइड। अच्छा सिंपल सी बात है, दोनों बना के रख दिया है, ये तो देखिए ना समझिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप जो देखिए वैसे तो ये हमारा जो है CHO जो बेंजीन पर CHO माइनस आर ग्रुप शो करता है, लेकिन CH3 जो है ना वो प्लस आई शो करता है।
जबकि ये बेंजीन के ऊपर जो CHO है तो प्लस R शो करता है, लेकिन NO2 ग्रुप जो है ना ये भी माइनस जो है माइनस I जो है शो करता है ना। तो समझने वाली बात ये है कि जो है सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, नहीं माइनस R होगा, दोनों माइनस है और यहाँ पे जो है एक माइनस एक प्लस है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत फास्ट देने वाला है। पर ये मैं कहना चाह रहा था कि इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान रहेगा। तो लिखा हुआ पैरा नाइट्रोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये लिखा ना पैरा वाला, ये वाला मोर रिएक्टिव है ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में देन पैरा टारवेडिएट। टारवेडिएट के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये वाला ज्यादा जो है रिएक्टिव है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे लिखते हैं कि जो है नाइट्रो ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, जैसा कि मैंने बताया कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है यानी कि माइनस I इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक, आगे लिखा प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब होता है कि सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां कम होगी वहीं पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया। आगे लिखा है कि हेंस फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना ना, अंग्रेजी के कुछ वर्ड होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लिखा है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम होगी तो वो फैसिलिटेट करेगा यानी कि अपनी तरफ जो है क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ये लिखा है प्रेजेंस ऑफ CH3 यानी कि CH3 अगर प्रेजेंट है ना तो ये क्या करता है, प्लस इफेक्ट शो करता है, और अगर इसने प्लस I इफेक्ट शो किया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो 100 मुद्दे की एक बात कि कभी भी जो है आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ये चेक कर लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां है, और अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है तो ये चेक कर लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे बोला है कि राइट द प्रोडक्ट है ना, राइट द बेसिकली स्ट्रक्चर हमको बनाना है जब एसीटोन रिएक्ट कर रहा है जो है 2,4-DNP से। देखिए काफी फेमस रिएक्शन है हमारे पास, 2,4-DNP की फुल फॉर्म बता दे रहे हैं, 2,4-डाइनाइट्रो फिनिलहाइड्रोजीन है, इसको बोलते हैं लोग 2,4-डाइनाइट्रो फिनिलहाइड्रोजीन, और ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो ये बहुत आसानी से हम लोग पानी निकालेंगे ना, केमिस्ट्री में ज्यादातर पानी निकलता है और यहाँ से पानी निकालते हैं हम लोग, H2 निकल गया। अब जो भी कंपाउंड आपको दिख रहा है ना वो आपको क्या करना है, एज इट इज जोड़ देना। तो ये मैं थोड़ा सा इस तरीके कि राइट द स्ट्रक्चर व्हेन जो है एसीटोन रिएक्ट्स विद 2,4-DNP। 2,4-DNP की फुल फॉर्म होती है 2,4-डाइनाइट्रो फिनिलहाइड्रोजीन, ये फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा है ना। और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, एसीटोन का। एसीटोन का फार्मूला CH3 जो है COCH3 होता है, पता होना चाहिए, और बहुत ही आसानी से हम लोग जो है रिएक्शन कर लेंगे क्योंकि इसमें H2 यानी पानी निकालना है, H2 बाहर कर देंगे है ना। और ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, बहुत आसानी से समझेंगे, इसको कैसे बनाया जाए समझिए। पहले ही हम लोग पूरा अटैच करके पूरा लिख दिया होगा, ठीक लिख दिया, देखिए फिर NH लिखा है तो ये N हो गया और ये वाला H जो है ऊपर लगा दिया। फिर देखिए फिर इसके बाद देखिए N लिखा हुआ है, ये N लिख दिया। फिर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ, चूंकि H2 निकल गया, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड लगा दिया। इसके बाद C हो गया, फिर 2 CH3 लटक गया, ये है। अब इस कंपाउंड का क्या नाम है वो आपको ध्यान नहीं रखना चाहिए, बता दे रहे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसको 2,4,6-डाइनाइट्रो जो फिनिलहाइड्रोजोन हो जाता है, एक्चुअली हाइड्रोजीन है और जो कंपाउंड बनता है वो हाइड्रोजोन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 के जो है हम लोग और वाले पार्ट तरफ बढ़ेंगे, और वाले पार्ट में हमारे कन्वर्जन दे रखी है। आपको बता दें ऑर्गेनिक का काफ़ी ज़्यादा पार्ट है जो हमारे एग्जाम में आता है और बड़ा लगाव है CBSE को ऑर्गेनिक से, तो डेफिनेटली अगर CBSE को लगाओ तो आपको भी लगाव होना चाहिए। समझते हैं क्या लिखा हुआ है, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजीनेट। पहली बात हम दो वर्ड क्लियर करने वाले हैं, एक टू होता है और एक फ्रॉम होता है, दोनों का मतलब अलग है। टू का मतलब होता है कि अगर टू लगा हुआ तो इसका मतलब ये अगर A है और ये अगर B है तो इसका मतलब A से B बनाना है, और अगर फ्रॉम लगा तो इसका मतलब B से A बनाना है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, क्वेश्चन में यही सुना था, पूछा गया A से B तब बनेगा जब टू लगा होगा, फ्रॉम का मतलब होता है B से A बनेगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्योंकि टू लगा इसका मतलब सिंपल सी बात है बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजीनेट बनाना चाहते हैं। अच्छा समझने वाली बात है कि बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजीनेट पहुंचेंगे कैसे। ठीक, बेंजील्डिहाइड बनाना पड़ेगा तब जाके मेटा नाइट्रोबेंजीनेट। देखिए एक्चुअल क्या होता है, जितने भी -R ग्रुप होते हैं या -I इफेक्ट शो करते हैं, ये सब -R बोलेंगे, -R -I भी हो सकता है, जितने भी -R ग्रुप शो करते हैं वो सब ऑर्थो सॉरी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं ना। क्या होते हैं सब, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब मेटा पे लगेंगे है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है अगर कोई भी हमारे पास -R ग्रुप है। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई +R ग्रुप है तो उस केस में जो है क्या होगा, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या है डायरेक्टिंग खिला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आसान चीज है। हम ये कहना चाह रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो अगर वो +R ग्रुप है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और अगर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा रहे हैं और अगर हमारे पास -R ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। इतनी सी बात हम कहना चाह रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो क्या हो, -R शो कर रहे हैं, तभी जाके हम जो है मेटा नाइट्रो बना पाएंगे, क्योंकि मेटा पे कोई चीज तभी आएगी जब वो -R शो करेगा, सिंपल सी बात है। और हमने पता होना चाहिए कि बेंजीन पर CHO, बेंजीन के ऊपर CN, बेंजीन पर NO2, ये सब कंपाउंड अगर आते हैं तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि -R शो करते हैं। बढ़ते क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, मतलब पहला पार्ट ये कि बेंजीन से हमें ये CHO लाएंगे। तरीके हैं, एक सिंपल तरीका तो इसको गाटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं ना, या अगर CO के साथ HCl रिएक्शन करा रहा है और ये से CO से बाकी मैकेनिज्म इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। कन्वर्जन डायरेक्ट लेना है,
कि अगर बेंजीन की रिएक्शन अगर CO और HCl साथ कराते हैं, गाटोमान कोई चीज रिएक्शन का नाम है, अगर नेमिंग रिएक्शन की बात करें तो बेंजीन डाइड बन जाएगा। और बेंजीन डाइड पर जैसे हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो कुछ नहीं करना है। नाइट्रेशन होता क्या है कि भाई इसको हम OH और NO2 तोड़ लेते हैं और यहाँ पे H लगा होता है, क्योंकि मेटा पे हमने बताया मेटा पे लगेगा माइनस आर शो कर रहा है, H के साथ OH पानी निकाल देगा, वो दिखाया नहीं जाता, बस H जो क्या लगा देना, NO2 लगा देना, ठीक। NO2 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है बी पार्ट तरफ बढ़ेंगे, लिखा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक बनाना। ये काफी अच्छी रिएक्शन है, काफी फेमस रिएक्शन है, थोड़ी सी टिपिकल भी बोल सकते हैं। तरीके हो गए, एक तरीका तो ये है कि भाई ब्रोमोबेंजीन तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर हम लोग उसकी Mg के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब Mg ड्राई इथर रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले हम जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, ग्रिगनार्ड RMgX होता है। अब R कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे R एराइल ग्रुप है, Mg Br हो जाएगा। फिर CO2 के साथ रिएक्शन करानी है, CO2 के साथ रिएक्शन कराना है तो फिर हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा, कैसे डायरेक्ट एज इट इज जोड़ देना है MgBr, तो ये CO2 था तो CO2 मैग्नीशियम में बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे, अभी हमको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद MgBr लगाना है, तो O के ऊपर माइनस होगा, Mg एक मेटल है उसको प्लस होने वाला है। तो इसके बाद हमको हाइड्रेशन करा देना। हाइड्रेशन कराने मतलब ये कि वाटर के प्रेजेंस रिएक्शन करानी, और वाटर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करा दें तो वाटर जो है H+ और OH- में ब्रेक हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ माइनस को प्लस के साथ इसी तरीके जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे MgBr जो है OH साथ निकल जाएगा, MgOHBr, और ये जो O- है H+ के साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आई होप आपको है ना। हां, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है, लेकिन थोड़ा मजा हंसी मजाक होना चाहिए। बोलो भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उससे रिलेटेड जो है आपको एक हम शायरी सुनाते हैं, कुछ शायराना अंदाज में। शायरी तो सुनी होगी, लेकिन किसी के द्वारा अगर सुनी जाए और द्वारा वो मैं हूँ तो मजा ही आ जाएगा कि भैया सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती हैं। गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है इसको समझना होगा मैं बेहतर तरीके से। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है इसका ए पार्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करें, इज यूज्ड टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए हेल्प्स इन द प्रोसीजर। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर डीएनए क्या होता है। डीएनए एक प्रोसेस है जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम लोग पता कर लेते हैं कि आखिर उसके आनुवंशिक गुण के बारे में पता कर लेते हैं, यानी जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डीएनए फिंगरप्रिंट्स के थ्रू मिल जाती है। मतलब सिंपल सी बात है, आपने कोई भी कांड किया होगा तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू पता चल जाएगा। सिंपल सी बात, आई होप समझ गए होगा कांड किस कांड की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसने बोला कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हेल्प करती है इस प्रोसीजर में। तो पहली बात तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मैंने बताया कि डीएनए एक प्रोसेस होता है जिसको फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करें तो उस प्रोसेस को हमने बता दी। आगे बढ़ते हैं, क्या सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज यूनिक फॉर पर्सन, यानी कि एक्चुअली क्या होता है, डीएनए कुछ जो है कंपाउंड से मिलकर बना होता है। जैसे कि कोई बेस हो गया, बेस मतलब कोई बेस हो सकता है, फॉस्फेट आयन हो सकता है ना, पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद लिखा होगा कि एंड इज द जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्ड। एक्चुअली क्या होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। मतलब समझाते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर देखी होगी ना, घर वाली बाहर वाली पिक्चर देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि उसके दादा के पैर में मसा होता है, तो अनिल कपूर के भी होता है, तो उसके लड़के के भी होता है। तो बड़ा कंफ्यूज जाते हैं लोग कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। तो ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर है, और उसके थ्रू ही जो है कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल पेरेंट्स के थ्रू जो है दूसरे में जाते हैं। अच्छा, आगे लिखा विच हेल्प्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ पैटर्निटी, और यही जो है पैटर्निटी मतलब होता है माँ बाप के जो गुण है ना, जो पेरेंट्स के जो गुण बच्चों में आ जाते हैं, उस प्रोसेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सिंपल सी बात है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगला क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं, बी पार्ट की तरफ पढ़ेंगे। बी पार्ट लिखा है कि व्हाट स्ट्रक्चरल चेंज विल अकर व्हेन नेटिव प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन पीएच। देखिए, एक्चुअली में प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स के मोनोमर से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे एमिनो एसिड अगर आप में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड जो है टू मेक द जो है प्रोटीन, है ना। अब प्रोटीन के भी बहुत है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना, इस तरीके से होता है, एटीसी, वो सब बात की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है हम लोग ये समझे कि आखिर प्रोटीन में क्या चेंज करें, ताकि क्या इसमें चेंज करें, पीएच में चेंज करें या टेम्परेचर दे दें, ऐसा कुछ भी करते हैं उससे प्रोटीन ही चेंज होता है। तो इस प्रोसेस को डीनेचुरेशन कहा जाता है। डीनेचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डीनेचुरेशन क्या होता है कि जैसे कि प्रोटीन में अगर आपने कोई भी उसके सल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ने की, ब्रेक करने की कोशिश करी, तो क्या हो जाता है, वो कोगुलेट हो जाता है। लेट सपोज इसके दो एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक अंडे का एग्जांपल है
मतलब सिंपल सी बात है, अंडे में देखिए जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है अंडे का वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और अंदर जो होता है जो व्हाइट जो पार्ट होता है उसको एल्बुमिन कहा जाता है, जो येलो वाला पार्ट होता है उसको हम लोग जो है योग बोलते हैं, वायु एल के होता है। ओके अच्छा, तो जब होता क्या है कि जब हम उसको उबालते हैं, अंडे को उबालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट होने के बाद उसमें क्या हो जाता है, उसके जो भी बॉन्ड थे ना वो ब्रेक हो जाते हैं पूरी तरीके से और वो कोगुलेट हो जाता है, एक मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। और एक दही यानी कर्ड का एग्जांपल है डीनेचुरेशन। दो एग्जांपल आपको याद होने चाहिए अगर डीनेचुरेशन की बात करें। समझा दिया गया कि आगे है क्या इसमें लिखा कि अगर ऐसा होता है पीएच में कोई भी चेंजमेंट हम लोग करते हैं तो उसके सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। अमीनो एसिड्स की अगर बात करें है ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट का पार्ट है ये, है ना, इसको हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोस में। बट द प्राइमरी रिमेन्स इंटैक्ट, मतलब प्राइमरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्सरी होता है। प्राइमरी चेंज नहीं होता है लेकिन सेकेंडरी टर्सरी जो है चेंज होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सॉल्यूशन का सॉल्यूशन था, आगे बढ़ेंगे। सही था। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, लेकिन ये हम लोग सेक्शन सी में जो है एंटर कर चुके हैं फाइनली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो ए पार्ट है वो क्या बोला, लिखा है राइट द फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है और इसके बारे में को उसका फार्मूला बताना है। काफी डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा इसके बारे में, लेकिन दो चीजें होती है हमारे पास समझना पड़ेगा। एक कंपाउंड लिख रहे हैं, थोड़ा कोने में लिख रहे हैं समझाने के लिए, A4FeCN6 ये कंपाउंड है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनेट। ठीक है, अब इसमें कुछ नाम पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे बाहर जो लिखा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर है। ठीक, अच्छा, अब एंट्री करते हुए जैसे आप ब्रैकेट के अंदर जो है एंट्री करेंगे तो ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर एंट्री करते हैं जो सबसे पहले व्यक्ति आपको मिलेगा, व्यक्ति मतलब जो आपको मिलेगा कोई भी एटम, उसको हम बोलेंगे सीएमएन। सीएमएन कोई ऑफिसर नहीं है, सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है, यानी कि Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति आपको मिलने वाले हैं वो कहलाएंगे लिगेंड। ये अपने क्षेत्र के लिगेंड है। ठीक है, देखिए प्रोनाउंसिएशन आप गलत ना करें कृपया करके, सही से प्रोनाउंसिएशन करें। लिगेंड बोलते हैं इसको, कुछ और नहीं बोलते। Cn यहाँ पे लिगेंड है और एक जैसे सारे लिगेंड होते हैं तो उनको हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर लिगेंड अलग होते हैं तो उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये क्या होता है, ये लुईस एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में ये जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, यानी जो लोन पेयर जो एक्सेप्टर होंगे उनको हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर ऐसे याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और लिगेंड जो होते हैं ना, लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस बेस। और समझने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो लुईस बेस होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो लुईस एसिड होगा। ठीक है, ये कहानी हमने अभी तक बताई। इस पूरे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है, सबके बारे में बता दिया। अब दो चीजें होती है ध्यान सुनने वाली बात है कि इसमें जो पहले जो मिलेगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायनिक स्पेयर। एक्चुअली कैटायनिक पर दो पार्ट होते हैं इसमें, एक कैटायनिक पार्ट होता है, एक एनायनिक पार्ट होता है। जो सबसे पहले मिल रहा है जैसे कि आप पोटेशियम है, पोटेशियम कैटायनिक पार्ट में आ रहा है और जो ये FeCN का होल 6 है वो एनायनिक पार्ट में आ रहा है। तो कैटायनिक है और वो एनायनिक है। ठीक, अच्छा चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बिस इथेन 1,2 डाइमीन लिखा हुआ है। अब कुछ लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड के भी टाइप होते हैं, जैसे यूनिडेंटेट हो गया, बाइडेंटेट हो गया, ट्राइडेंटेट हो गया ना, ऐसा। यूनिडेंटेट का मतलब क्या होता है, यूनि माने होता है एक, यानी जो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको हम लोग यूनिडेंटेट बोलेंगे। जो दो करेगा वो बाइडेंटेट कहलाएगा, जो तीन करेगा ट्राई करेगा। एक होता है एम्बीडेंटेट। एम्बी माने होता है जो जिसके पास डोनर साइड दो होती हैं, मतलब दो लोग लोन पे डोनेट कर सकते हैं बट करा एक ही जाता है, उसको हम एम्बीडेंटेट बोलते हैं। एग्जांपल के Cn एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, अगर पता है C भी दे सकता है लोन पेयर और N भी दे सकता है लोन पेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। अब देखिए लिखा हुआ है बिस इथेन का मतलब हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। जैसे EN होता है जिसको हम लोग एथेन 1,2 डाइमीन बोलते हैं, या इसको हम लोग एथिलीन डाइमीन बोलते हैं। और ये एक हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ ऐसा होता है, CH2NH2 CH2NH2। अब देखिए N के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब कोई मान लीजिए M टाइप का मेटल है, ये लोन पेयर मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो इस मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये वाला भी जो है डोनेट कर सकता है। तो दो लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई वो क्या हो गया, बाइडेंटेट हो गया। अब ये अपने आप में एक न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक, और समझने वाली बात है कि इसका ऑलरेडी नाम जो है वो एथेन 1,2 डाइमीन है।
अब ऑलरेडी जिसके नाम में आगे डाई आ रहा है, अगर वो फिर भी 2 बार आ जाए, मान लीजिए EN 2 बार आ गया या EN 3 बार आ गया, तो क्या करें? तो अगर कोई भी चीज 2 बार आती है तो उसके लिए आपको लगाना है बिस, 3 बार आती है तो लगाना है आपको जो है ट्रिस, ठीक है, और 4 आता है तो लगाना है आपको टेट्रा किस। तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिस ट्रिस और टेट्रा किस। अभी 2 बार आया तो फिलहाल बिस लगाना पड़ेगा, इसलिए बिस लगाया। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लिगेंड है और ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड का नाम लिखना होता है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है, EN को 2 बार लिख दिया। चलिए ठीक है। डाई हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो मतलब होगा यानी कि OH कितने बार आएगा भाई, हाइड्रोक्साइड को OH से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ये 2 बार आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब आगे लिखा हुआ है जो है क्रोमियम, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम भी होगा। थर्ड क्लोराइड, अब ये समझने वाली बात है कि थर्ड क्लोराइड यानी कि ये ऑक्सीडेशन नंबर समझना पड़ेगा और क्लोराइड के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए एक Cl लगेगा और एक ही Cl इसलिए लगेगा क्योंकि OH के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, EN की ऑक्सीडेशन नंबर होती नहीं, 0 होती है। कौन कौन है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, अगर आप ये बताना चाहें तो थोड़ा यहाँ बता दें। जैसे H2O है, इसको एक्वा कहा जाता है, NH3 है, इसको एमीन कहा जाता है, CO है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, CO कोबाल्ट नहीं है ना। इन सबकी जो है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। और EN जैसा कि मैंने बताया मेनली हमने 4 के बारे में बताया, बाकी होते तो बहुत सारे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 कैसे हुई। तो एक OH के ऊपर -1 होता है तो 2 पे -2 हो जाएगा। इस Cl की बात करें तो -1 2 और 1 3 हो गया और 3 हो जाएगा, EN की 0 होती है, दैट्स व्हाई ये कंपाउंड का नाम होगा। बढ़ते हैं आगे, लिखा हुआ है कि डज आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। इस कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है कि आयोनाइजेशन आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। देखिए आयोनाइजेशन आइसोमर्स की अगर बात करें तो आयोनाइजेशन आइसोमर वही एग्जिस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ आयन या डिफरेंट टाइप ऑफ आयन होते हैं। मतलब इसमें लिगेंड जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, वो वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने ले लिया Cr और NH3 का होल 5 Cl और Br2 ले लिया, ठीक। अब ये कंपाउंड ऐसा है, देखिए ये जितने भी बाहर हमारे पास कोई भी अगर एटम है, जैसे Br2 है, 2 बार Br लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, जितने बाहर एटम लगे होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स दे सकते हैं, यानी Br 2 बार है तो यानी 2 नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। अब यहाँ पे ये हो सकता है दूसरा कंडीशन ये, हाँ ये आयोनाइजेशन आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, समझने वाली बात ये है कि ऐसा भी तो कर सकते हैं, Cr NH3 का होल 5, अच्छा एक Cl ले लिया, एक Cl ले लिया अंदर, एक Br ले लिया, ठीक है, और जो है एक Br बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए, नहीं दिक्कत हो चुकी है हालांकि, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 रखनी है। 5 यहाँ से हो गया, 1 यहाँ से हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 5 और 1 6। तो देखिए यहाँ पर सेम टाइप के 2 Br आयन मिल रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आयन मिल रहे हैं, एक Br का आयन मिल रहा है, Cl का, तो ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम किसको अंदर बाहर करेंगे, 4 लिगेंड ये अंदर बाहर होने वाले हैं नहीं। जो बाहर हमारे पास Hg मेटल है, मेटल जो है को हम अंदर कर नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं हो पाएगा। ये फंडा है जो कि हमने अभी एग्जांपल समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेंट्रल मेटल आयन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन द लुईस एसिड लुईस बेस। भैया आप पीछे क्या होता है ये बताओ, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लुईस एसिड होता है, जो सेंट्रल मेटल जो है अगर जो है लुईस बेस की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास लिगेंड हो। आई थिंक हम लोग स्टार्ट करें। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यूं कह रहा है कैन वी कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं? जी हाँ बना सकते हैं, 2 हाफ सेल का यूज करके बना सकते हैं। आगे बोला है कि कंपोज ऑफ किससे मिलके बना हुआ है, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसी की रिपोर्ट है बिल्कुल बेहतर तरीके से। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को थोड़ा समझना पड़ेगा। ECC मतलब क्या है, ECC मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 पार्ट डिवाइड किया जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक हमारा जो होता है गैल्वेनिक सेल होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करें इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो ई होती है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। और अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अति उत्तम। अब थोड़ा सा एनोड कैथोड के बारे में जान लें। तो देखो एनोड और कैथोड 2 चीजें होती हैं, है ना। एनोड पे जो है ऑक्सीडेशन होता है, एक फिक्स है कि एनोड पे हमेशा जो है ऑक्सीडेशन होगा और कैथोडवा पे
रिडक्शन हुआ होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा और कैथोड पे रिडक्शन हुआ होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रोलाइटिस में कन्वर्ट हो रही है तो इसमें एनोड पे पॉजिटिव होगा, कैथोड पे नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना, मतलब समझने वाली बात ये है कि एनोड कैथोड पे पॉजिटिव नेगेटिव बदल जाता है सेल के हिसाब से, लेकिन ये नहीं बदलता कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगा। तो उसने बोला कि अगर दो हाफ सेल का यूज कर रहे हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, उसी का इलेक्ट्रोड है, तो क्या बताओ हम लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भैया। तो उसने बोल रखा है कि भैया दो सोल्यूशन है हमारे पास, जस्ट इमेजिन, कालीचरण बन जाओ, जस्ट इमेजिन दो सोल्यूशन है हमारे पास। एक में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, दूसरे में जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। क्या सोच रहे थे, कुछ और होगा? नहीं, दोनों सेम है लेकिन कंसंट्रेशन अलग है। एक में जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में एक जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक में कम है, और दोनों में जिंक इलेक्ट्रोड को जो है कर दिया है। इलेक्ट्रोड मतलब होता है सरिया काट दिया है ना, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो यार, है ना। ये एक जो है इससे कभी कभी दिमाग में आना चाहिए यार कि पानी में लोग आग तो बहुत लगाते हैं, सोडियम डाल देते हैं पानी में, आग लग जाती है। नहीं, वो नहीं करना। पानी से कभी कभी मन करता है कि यार हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालें, तो जी हाँ निकाला जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो वो जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यही होता है, इसी थ्रू हम लोग समझते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइटिस का ही पार्ट है। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस हो रहा है वो इसी का पार्ट है। तो उसमें होता क्या है कि अगर हम लोग जिंक सल्फेट सोल्यूशन बात करें तो एक कंसंट्रेशन कम है, एक में ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन जिसमें कम होती है ना, उसमें इसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आयंस फ्री होते हैं मूव करने के लिए। और जितने ज़्यादा आयंस फ्री होंगे ना मूव करने के लिए, उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, लेस कंसंट्रेशन मोर कंडक्टिविटी मोर पोटेंशियल। तो सिंपल सी बात वही बोल रखा है कि ये यस कर सकते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इन टू हाफ सेल इज डिफरेंट, दोनों में अलग अलग कंसंट्रेशन है, एक में ज़्यादा एक में कम, समझा दिया पूरा डिटेल में। किसमें पोटेंशियल ज़्यादा हो किसमें कम होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जो कि होना चाहिए पढ़ाई भी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिफरेंट, तो बनी बात है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम ज़्यादा मतलब जो है डिफरेंट होगा। इसमें ज़्यादा हो किसमें कम होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो जिसमें कंसंट्रेशन कम होगा इसका डायल्यूशन ज़्यादा होगा, डायल्यूशन ज़्यादा हो तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, खत्म। और मेकिंग द सेल पॉसिबल बनाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे कोल्हाउस, उनके ऊपर, कोल्हाउस के ऊपर है। और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हो या इनफाइनाइट डायल्यूशन भी बोल सकते हो, जो कि क्लोराइड आयन के बारे में बताना है। MgCl2 का हमको दे रखा है, इसका दे रखा है, लिखना सीखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन है जीरो कंसंट्रेशन। देखो MgCl2 का हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया? देखो Mg+2 में कन्वर्ट हो जाइए, प्लस देखो कितने Cl है, 2 Cl है ना, तो 2 Cl है यानी 2 इधर लिखो, प्लस लैम्डा Cl माइनस। अब ध्यान देखो Mg+2 की अगर बात करें, आवाज चेंज हो गई मेरी थोड़ी सी, चला बैठ गया। 258.6 इक्वल टू Mg+2 की अगर बात करें तो 106 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl माइनस। अब घटा लो, 258.6 माइनस 106 इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा Cl माइनस। अच्छा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 158 में घटाना नहीं आता हमको, यहाँ घटाना पड़ेगा। 258.6 में से घटाना है 106 और ये 152.6 इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा Cl माइनस ये। अब 2 डिवाइड कर लो और निकाल लो आंसर, जो आएगा वही होगा अपना आंसर। 2 सत्ते 14 मतलब 2 संख्या 14, एक बचेगा, उठा के 12, उठा के दे 12, आगे बढ़ लो, वही हमारा आंसर। बहुत ही आसानी से बोल रहा हूँ, उसको लगाएं और अपना आंसर